गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने जियोग्राफी की सेकंड बुक का अपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे और इस चैप्टर में अपने 2 कक्षाएं हो चुकी है, जिसमें अपने जो भारत की जनगणना है कब हुई थी, किस प्रकार से होती है, जनसंख्या कितनी है, इसके अलावा जनसंख्या घनत्व क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि और उसकी जो 4 प्रावस्थाएं थी उनके बारे में अपने अध्ययन कर चुके हैं। आज की अपनी जो क्लास है ये इस चैप्टर की अंतिम क्लास है। आज अपने ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आज की क्लास का अपना जो टॉपिक रहेगा भैया वो है जनसंख्या संगठन। अपने आज की इस कक्षा में जनसंख्या संगठन के बारे में बात करेंगे। अब सबसे पहले बात तो ये आती है कि साहब ये जनसंख्या संगठन होता क्या है, इसमें किसका अध्ययन करते हैं। तो जनसंख्या संगठन का मतलब हो गया भैया इसमें किसी देश में रहने वाले लोगों या वहाँ की जो जनसंख्या है उसकी आर्थिक और सामाजिक जो विशेषताएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है। मतलब किसी भी देश में, किसी भी क्षेत्र में या किसी भी राज्य में जो भी लोग रह रहे हैं उनकी आर्थिक विशेषताएं क्या है, वो क्या काम करते हैं, किस प्रकार का कार्य करते हैं, कहाँ कार्य करते हैं, कितने घंटे कार्य करते हैं, कितनी उनकी आमदनी है, कितनी उनकी तनख्वाह है, या उनकी जो सामाजिक विशेषताएं कौन से धर्म के हैं, कौन सी जाति के हैं, कौन सी अपने भाषा वो बोलते हैं, इन सभी का अध्ययन जो है वो अपने जनसंख्या संगठन के अंतर्गत किया जाता है। अब देखो भैया जनसंख्या संगठन के अंतर्गत अपने मुख्य रूप से जो आयु व लिंग है उसका विश्लेषण करते हैं। अपने जनसंख्या संगठन जो है इसके अंतर्गत किसी देश में रहने वाले लोगों की आयु और लिंग, मतलब कितनी उम्र के लोग यहाँ पर रहते हैं, स्त्री ज्यादा है या पुरुष ज्यादा है। इसके अलावा भैया वहाँ के धर्मों का कि वहाँ पर कौन कौन से धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, सिख कितने हैं, ईसाई कितने हैं। इसके अलावा वहाँ की भाषाओं का कि वहाँ पर कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, कौन कौन सी भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। इसके अलावा जनजातियाँ हैं। इसके अलावा अपने व्यवसाय, वैवाहिक स्थिति, मतलब कितने मैरिड है, कितने अनमैरिड है। इसके अलावा वहाँ की साक्षरता और निवास स्थान। निवास स्थान का मतलब कि कितने लोग शहरों में या नगरों में रहते हैं, कितने लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। इन सभी बिंदुओं के आधार पर जनसंख्या संगठन का अध्ययन किया जाता है। देखो भैया 2011 की जनगणना के अनुसार, देखो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अपने भारत में 68.8% जो लोग हैं वो कहाँ निवास करते हैं, गांवों में निवास करते हैं। भैया पिछली कक्षा में अपने बात की थी कि भारत की 2011 के अनुसार जो जनसंख्या है वो 121 करोड़ है, ठीक है, 121 पॉइंट समथिंग है, 121.08 है, ठीक है। इस 121 करोड़ का 68.8% भाग जो है वो कहाँ निवास करता है, गांवों में निवास करता है। और गांव में जो लोग निवास करते हैं भैया वो 90% कौन सा कार्य करते हैं, कृषि का कार्य करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है, या भारत की जो जान है वो गांव में बसती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भैया 68% लोग जो है वो कहाँ निवास कर रहे हैं, गांव में निवास करते हैं। जबकि नगरों में जो है भैया वो कितने परसेंट लोग निवास करते हैं, 31.2% लोग जो है वो कहाँ निवास कर रहे हैं, नगरों में निवास कर रहे हैं। आपकी बुक में भैया 31.16 लिखा हुआ है, थोड़ा सा आप इसको करेक्ट कर लेना, जबकि एक्चुअल जो आंकड़े हैं वो क्या है, 31.2%। मतलब 2011 के अनुसार भारत की कुल आबादी का 68.8% भाग गांवों में निवास करता है और 31.2% भाग जो है वो कहां पर निवास करता है, शहरों में या नगरों में निवास करता है। और कुल गांव जो है भैया वो कितने हैं, अपने 6,40,867 गांव है। मतलब 2011 के अनुसार भारत में जो गांवों की संख्या है वो कितनी है, 6,40,867 है। और सबसे अधिक गांवों की बात करें तो भैया अपने उत्तरी भारत का जो क्षेत्र है इस साइड में अपने सबसे ज्यादा गांव है, इनमें से लगभग 5 लाख के आसपास जो गांव है वो क्या है, बसे हुए गांवों की श्रेणी में आते हैं। देखो भैया अब गांव में 68.8% जनसंख्या निवास करती है। अब यहां पर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत के
किन राज्यों में सबसे ज्यादा जनसंख्या गांवों में निवास करती है, तो ध्यान रखना भैया आपने बिहार और सिक्किम जो है इनकी लगभग जो जनसंख्या है वो कहां पर निवास करती है, गांवों में निवास करती है। जबकि अपने गोवा और महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है यहां की आबादी का भी भैया आधे से ज्यादा या 50% से अधिक आबादी जो है वो कहां पर निवास करती है, गांवों में निवास करती है। तो क्वेश्चन बनता है कि भारत के 2 राज्यों के नाम बताइए जहां सबसे ज्यादा आबादी गांवों में निवास करती है, तो आपका आंसर हो जाएगा बिहार और सिक्किम। और अगर क्वेश्चन पूछ ले कि वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सबसे ज्यादा जनसंख्या गांवों में निवास करती है, तो केंद्र शासित प्रदेशों में हो जाएगा भैया आपके दादरा और नागर हवेली। राज्य की बात कर ले बिहार और सिक्किम, और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात कर ले तो भैया दादरा और नागर हवेली। बाकी के जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी ज्यादातर जो आबादी है वो कहां निवास करती है, नगरों में निवास करती है। तो ये 2-3 क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। अब देखो भैया जैसे जैसे विकास हो रहा है, मतलब अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, अपने इंडिया का जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे जैसे नगरों का विकास हो रहा है, वैसे वैसे यही गांवों के लोग जो है वो कहां की ओर प्रवास कर रहे हैं, नगरों की ओर प्रवास करते हैं। अब यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि गांव के जो लोग हैं वो नगरों की ओर प्रवास क्यों कर रहे हैं। आप गांव में अभी जाके देखें भैया कई गांव ऐसे हैं जहां पर आधे से अधिक जो मकान है वो आपको सुनने मिलेंगे। क्यों? क्योंकि लोग जो है वो गांव को छोड़कर कहां पर आने लगे, शहरों में आने लगे। जिसके प्रमुख कारणों की अपनी बात करें तो सबसे पहला जो कारण आता है वो आता है भैया रोजगार। क्यों? क्योंकि गांव में रोजगार के साधनों की कमी है, लोगों को पर्याप्त रोजगार नहीं मिल पाता, और उस रोजगार की तलाश में गांव के लोग जो है वो कहां की ओर आते हैं, शहरों की ओर आते हैं। इसके अलावा या अपने गांव में अपने को बेहतर सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं होती, चिकित्सा सुविधाएं है, शिक्षा की सुविधाएं है, अपने परिवहन सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वो अपने गांव को प्राप्त नहीं होती। इस वजह से भी लोग जो है वो गांव को छोड़कर कहां आते हैं, नगरों की ओर आते हैं। इसके अलावा या नगरों में अपने औद्योगिकरण की प्रक्रिया होने के कारण लोग जो है वो नगरों में आकर बस गए। इसके अलावा अपने कह सकते हैं कि गांव में या पहले जो लोग थे वो कौन सा कार्य करते थे, अपने कृषि का कार्य करते थे। हालांकि अब भी कृषि का कार्य करते हैं, लेकिन अब कृषि से उतना लाभ नहीं हो रहा जितना पहले होता था। इस वजह से लोग जो है वो गांव को छोड़कर अपने कहां आ रहे हैं, शहरों में आ रहे हैं। भौतिक सुख सुविधाओं की चाहों में गांव से लोग किधर आ रहे हैं, शहरों में आ रहे। तो यहां पर देखो जैसे जैसे भैया अपने नगरों का विकास हो रहा है वैसे वैसे गांव के जो लोग हैं वो कहां पर आ रहे हैं, शहरों में आ रहे हैं। तो यहां पर आपको पूछ ले कि गांव के लोगों के द्वारा नगरों की ओर प्रवास करने के कोई 2 या 3 कारण बताइए, तो अपने 2-3 कारण मैं आपको बता चुका हूं। हालांकि इसकी चर्चा अपने फर्स्ट बुक में कर चुके हैं। अब देखो भैया आगे, अब जनसंख्या संगठन में सबसे पहले अपने बात करेंगे किसकी, भाषाई संगठन की। जनसंख्या संगठन क्या हो गया भैया, जिसके माध्यम से हमें किसी देश की जनसंख्या की आर्थिक और सामाजिक विशेषता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और निम्न बिंदुओं के आधार पर अपने विश्लेषण किया जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं भैया भाषाई संगठन। भाषाई आधार पर मतलब भारत में अपने भाषा के आधार पर कितने लोग रहते हैं, कौन सी भाषा को ज्यादा बोली जाती है, कौन सी भाषा कम बोली जाती है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखो भैया भारत का भाषाई आधार पर जो पहला सर्वेक्षण हुआ था वो हुआ था 1903 से लेकर 1928 के मध्य। भारत में भाषा के आधार पर सर्वेक्षण, भाषा के आधार पर मतलब हिंदी बोलने वाले इतने लोग हैं, अंग्रेजी बोलने वाले इतने लोग हैं, गुजराती बोलने वाले इतने लोग हैं, इस प्रकार से, ठीक है, कि कितनी भाषाएं भारत में बोली जा रही है, कितने लोग कौन सी भाषा बोल रहे हैं, वो हो गया अपने भाषाई सर्वेक्षण। तो पहला सर्वेक्षण जो हुआ था वो 1903 से लेकर 1928 के मध्य हुआ था, और यह सर्वेक्षण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया था, ग्रियर्सन के द्वारा करवाया गया था। और इसी ग्रियर्सन महोदय ने यह कहा कि भारत में 179 तो भाषाएं और 544 बोलियां बोली जाती है। 179 तो भाषाएं और 544 बोलियां बोली जाती है, और इन 179 भाषाओं में से 22 भाषाएं जो है, इन 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है।
अब अनुसूचित भाषा कौन सी होगी भैया? ऐसी भाषाएं जिनको संविधान के द्वारा स्वीकार किया गया है, संविधान के द्वारा जिनको अपनाया गया है, जिनको मान्यता प्रदान की गई है, वो कौन सी हो गई? अनुसूचित भाषाएं हो गई। अपने संविधान के अनुच्छेद 343 से लेके 352 के मध्य भैया अपने इन्हीं 22 भाषाओं का क्या है? उल्लेख है। अपने संविधान की अनुसूची है 8वीं और भाग की बात कर ले तो 17, उसमें अपने कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? 22 भाषाओं को। अपना जो मूल संविधान था भैया, उस मूल संविधान में केवल 14 ही भाषाएं थी। बाद में धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ाते गए और वर्तमान में कितनी भाषाओं को दर्जा प्राप्त है? 22 भाषाओं को दर्जा प्राप्त है। और 22वीं जो भाषा है वो है भैया मैथिली। कौन सी है? मैथिली। ठीक है। अब देखो अपने अनुसूचित भाषाएं कितनी, आपको इतना ध्यान रखना है संविधान ने कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया है? तो 22 भाषाओं को। भाषाई सर्वेक्षण कब हुआ? 1903 से 1908। किसके द्वारा किया गया? गिरीसन के अनुसार। कितनी भाषाएं बताई? 179 और बोलियां कितनी? 544। ये आपको ध्यान रखना है। अब भैया ये जो 22 भाषाएं हैं, इनमें से सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ध्यान रखना भैया, सबसे ज्यादा जो भाषा बोली जाती है वह कौन सी है? हिंदी है। और अगर क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे कम कौन सी बोली जाती है, तो आपके संस्कृत है, आपके बोडो है, आपके मणिपुरी है। ये भाषाएं भैया सबसे कम बोली जाती है। अब जो भारत में जो भाषाएं हैं भैया, इन भाषाओं को अपने 4 परिवारों में डिवाइड किया गया है। अपने जो जितनी भाषाएं हैं, इन भाषाओं को अपने या आधुनिक भारतीय जो भाषाएं हैं उनका वर्गीकरण जो है वो कितने परिवारों में किया गया है? अपने 4 परिवारों में किया गया है। पहला जो परिवार है भैया, इसका नाम है आष्ट्रिक निषाद। ठीक है। इसमें कितने परसेंट? 1.38%। दूसरा है भैया द्रविड़ परिवार, इसमें कितने प्रतिशत? 20%। तीसरा है भैया चीनी और तिब्बती, इसमें कितने प्रतिशत? 0.85%। और चौथा जो परिवार है भैया वो है भारतीय यूरोपीय, इसमें कितने प्रतिशत? 73%। ठीक है। अब बात यह आती है कि ये जो पहली है भैया आष्ट्रिक निषाद 1.38%, यह भाषाएं जो है अपने मुख्य रूप से कहां बोली जाती है? तो भैया अपने पश्चिम बंगाल है, अपने बिहार है, ओडिशा का जो क्षेत्र है, असम का जो क्षेत्र है, वहां पर इस प्रकार की ये भाषाएं बोली जाती है। दूसरा है भैया अपने द्रविड़ भाषा परिवार। ये अपने भैया इस भाषा को बोलने वाले या इस परिवार के जो लोग हैं मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इस साइड का जो क्षेत्र है वो कौन सा हो जाएगा? अपने द्रविड़। हालांकि आपको इनमें कोई विशेष ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ आप तो इतना ध्यान रख लो कि आधुनिक भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण कितने परिवारों में किया गया है? तो 4 परिवारों में किया गया है। कौन कौन से हैं और कितने प्रतिशत है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको कुछ विशेष ध्यान नहीं रखना है। भाषाई संगठन भैया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ये सारे के सारे आपके मेन क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दूसरा जो संगठन आता है भैया वो आता है धार्मिक संगठन, मतलब धर्म के आधार पर भारत में लोगों की संख्या। धार्मिक संगठन भैया 2011 के अकॉर्डिंग अपने चर्चा करते हैं। देखो यहां पर एक सारणी मैंने आपको बनाई है ताकि आपके आसानी से समझ में आ जाए। जो 2011 की जो जनगणना हुई थी, उस 2011 की जनगणना के अनुसार भैया भारत में सबसे ज्यादा जो है वो कौन से धर्म के लोग हैं? हिंदू धर्म के लोग हैं। देखो यहां पर अपने भाषा की बात की है, भाषा सभी प्रकार की भाषाएं भारत में बोली जाती है, यहां पर सभी धर्मों के लोग भी है भैया। इसीलिए कहते हैं कि एकता में अनेकता, हिंद की विशेषता, अर्थात भारत जो है वो विविधताओं वाला देश है। यहां पर विभिन्न धर्मों के लोग भी रहते हैं, यहां पर विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग भी रहते हैं। तो धर्म के आधार पर बात करें तो भैया भारत में सबसे ज्यादा कौन से धर्म के लोग हैं? हिंदू धर्म के लोग हैं। हिंदुओं की जनसंख्या जो है वो कितने प्रतिशत है? 79.8% है भैया। कब की बात कर रहा हूं मैं? 2011 के आंकड़ों की बात कर रहा हूं। दूसरा स्थान जो आता है वो किसका है? मुस्लिम का है, मुसलमानों का है। तीसरा स्थान ईसाइयों का है। चौथा स्थान सिख जाति का है। पांचवा स्थान बौद्ध धर्म का है। छठवां स्थान जैन धर्म का है। सातवां स्थान जो है वो अन्य धर्मों के लोगों का है।
ठीक है। अब यहां पर भैया आपको क्या ध्यान रखना है वो देखो, आपको सबसे पहले तो यह ध्यान रखना है कि भारत में सबसे ज्यादा कौन से धर्म के लोग हैं, तो हिंदू धर्म कितने प्रतिशत, 79.8। दूसरा स्थान किसका है, मुस्लिम धर्म, यहां पर कितने परसेंट, 14.2%। तीसरा स्थान किसका है, ईसाइयों का है भैया, इनकी जनसंख्या कितनी है, 2.3%। ये 3 आंकड़े आपको जरूर से ध्यान रखने हैं। अब यहां पर ये क्वेश्चन पूछ ले कि कौन से धर्म के लोग कहां ज्यादा रहते हैं, मतलब जैसे हिंदू धर्म के लोग हैं वो कहाँ ज़्यादा है, ईसाई धर्म के लोग हैं वो कहाँ ज़्यादा है। ईसाइयों की बात करें तो भैया ईसाई जो है वो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा है, जैसे अपने गोवा है, अपने केरल है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, इधर के जो ग्रामीण क्षेत्र के एरिया जो है इन राज्यों के, वहाँ पर ईसाई ज़्यादा पाए जाते हैं। मुस्लिम संप्रदाय की बात करें तो मुसलमान जो है भैया अपने जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, आपके दिल्ली है, अपने यूपी है, अपने केरल है, यहाँ पर अपने पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर अपने मुस्लिम संप्रदाय या मुस्लिम धर्म के लोग जो है वो जनसंख्या में ज़्यादा है। और हिंदुओं की बात करें तो भैया हिंदू हालांकि अपने संपूर्ण भारत में ही पाए जाते हैं, लेकिन अगर मुख्य रूप से बात करें तो भारत और बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है, जो बॉर्डर है, वहाँ पर भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर लगता है भैया, अपने जैसे राजस्थान है, गुजरात है, जम्मू कश्मीर है, महाराष्ट्र है, इस साइड का एरिया, ठीक है। अपने उत्तरी क्षेत्र में अपने जम्मू कश्मीर जो है वो वहां पर, इसके अलावा या अपने उत्तरी पूर्वी भारत का जो क्षेत्र है वहां पर अपने हिंदू ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये आंकड़े आपको थोड़ा सा जरूर से ध्यान रखना है कि कहां पर कितनी जनसंख्या पाई जाती है। और अगर जनसंख्या पूछ ले भैया कि हिंदुओं की जनसंख्या कितनी है, मुसलमानों की जनसंख्या कितनी है, तो ध्यान रखना हिंदुओं की जनसंख्या जो है वो तो है लगभग 966 मिलियन। 2011 के अनुसार भारत में जो हिंदू है वो है 966.3 मिलियन। और अगर मुसलमानों की बात कर ले तो मुसलमानों की जो संख्या है भैया वो भारत में 172.2 मिलियन है। कब के अनुसार, 2011 के अनुसार। तो भाषाई संगठन अपना हो गया है, धार्मिक संगठन भी अपना हो गया है। क्लियर है। अब बात करते हैं भैया अपने श्रमजीवी जनसंख्या संगठन। श्रमजीवी जनसंख्या संगठन क्या है भैया? श्रमजीवी, श्रमजीवी का मतलब जो लोग क्या करते हैं, श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। तो मेहनत करने वाले लोगों के आधार पर भारत की जनसंख्या, देखो यहां पर पहले भाषा के आधार पर बात कर ली, फिर धर्म के आधार पर बात कर ली, अब बात करेंगे भैया श्रम के आधार पर, मेहनत के आधार पर, कार्यशील जनसंख्या के आधार पर। तो भैया श्रमजीवी जो जनसंख्या है उसको आर्थिक आधार पर, ध्यान रखना, आर्थिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया है या कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला जो वर्ग है वो है मुख्य श्रमिक, मेन श्रमिक। दूसरा है भैया सीमांत श्रमिक, तीसरा है भैया अश्रमिक। अब इनकी परिभाषा ध्यान रखना भैया, कई बार इनकी परिभाषा पूछ लेते हैं। मुख्य श्रमिक कौन सा होगा? ऐसा व्यक्ति या ऐसा श्रमिक जो कम से कम साल में 6 माह काम पर जाता हो, या दिन की बात कर ले तो 183 दिन वह व्यक्ति जो रोजगार पे जाता हो, काम पे जाता हो, वह क्या कहलाएगा? मुख्य श्रमिक कहलाएगा। मतलब कितने दिन काम करता हो? 183 दिन या 6 माह। 6 महीना में लगभग 180-82 दिन हो गया अपना, ठीक है। तो 183 दिन, ठीक है। दूसरा है भैया सीमांत श्रमिक। सीमांत कौन से होंगे? देखो पहले इसको छोड़ दो, इसकी बात करो। अश्रमिक जो काम करता ही नहीं है, जो काम पर जाता ही नहीं है, जो बेरोजगार रहता है, निठला रहता है सारे दिन, वो हो गया अश्रमिक। तो मुख्य श्रमिक जो 183 दिन या 6 महीने काम पर जाता है, अश्रमिक जो बेरोजगार, निठला ठाला रहता है, एकदम इधर उधर घूमता फिरता रहता है, दूसरों के ऊपर आश्रित रहता है, वो हो गया। अब बचा कौन? सीमांत श्रमिक। मतलब इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का, मतलब जो ना तो निठला या बेरोजगार रहता है और ना ही 183 दिन काम पर जाता है। मतलब जो 183 दिन से कम काम करता है वह क्या कहलाएगा? सीमांत श्रमिक कहलाएगा। 183 दिन या 6 माह तो वह हो गया मुख्य श्रमिक, 183 दिन से कम तो सीमांत, और जो बिल्कुल भी नील बट्टा नील है वह क्या हो गया? अश्रमिक। और कई बार क्वेश्चन पूछ ले भैया कि अश्रमिक जो है वो किन के ऊपर डिपेंड है, तो ध्यान रखना ये जो है इनके ऊपर क्या होता है? डिपेंड होता है। क्लियर है इतनी बात?
अब बात करते हैं भैया 2011 की जो जनगणना है, उस जनगणना के अनुसार इनकी संख्या कितनी है। तो भैया जो अश्रमिक है इनकी संख्या है अपने कितने परसेंट, 60%। तो बाकी कितने बचे भैया, लगभग 40%। तो 39.8% जो है वो क्या है, अपने मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिकों की संख्या है। मतलब भारत की कार्यशील जनसंख्या या श्रमजीवी जनसंख्या जो है वो कितने परसेंट है, 39.8% है। ठीक है, अब यहां पर यह क्वेश्चन आ जाए कि भारत में सर्वाधिक श्रमजीवी जनसंख्या किस राज्य की है, तो ध्यान रखना भैया गोवा की है। गोवा में 39.6% लोग जो है वो क्या है, काम करते हैं, काम पर जाते हैं, या तो वो मुख्य श्रमिक है या फिर वो सीमांत श्रमिक है, अर्थात क्रियाशील जनसंख्या है। वहां की क्रियाशील जनसंख्या कितनी है, 39.6%। और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात कर ले तो वो है भैया अपने दमन और दीव, जिसकी जनसंख्या का 39.9% जनसंख्या जो है वो क्या है, क्रियाशील जनसंख्या है। ठीक है, क्रियाशील बोल दो या श्रमजीवी बोल दो, एक ही बात है। अब देखो भैया 2011 के अनुसार भारत की क्रियाशील या श्रमजीवी जनसंख्या 39.8% है। ये यहां पर भी मैं बता चुका हूं, कोई विशेष नहीं है। अब भैया ये जो 39.8% जो क्रियाशील जनसंख्या है, मतलब काम करने वाले लोग हैं भैया, इन लोगों को भी अपने आगे चलकर कितने वर्गों में डिवाइड कर दिया, 4 वर्गों में इनको भी डिवाइड किया गया है। ठीक है, यहां पर श्रमजीवी जनसंख्या को बांटा है कौन से आधार पर, आर्थिक आधार पर, जबकि यहां पर जो क्रियाशील या श्रमजीवी जो लोग हैं ना, जो मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको बांटा है कितने आधार पर, उनको कितने वर्गों में बांटा है, 4 वर्गों में बांट दिया है। काम तो कर रहे हैं पर कहां पर काम कर रहे हैं, उसके आधार पर इनको 4 वर्गों में डिवाइड किया गया है। पहला आता है भैया कृषक, जो किसान होते हैं वो कृषक हो गए। दूसरा है भैया कृषि मजदूर, जो खेती बाड़ी का कार्य करते हैं, मजदूरी करते हैं, खेत में काम करते हैं। तीसरा है भैया घरेलू औद्योगिक श्रमिक, मतलब जो घरों में औद्योगिक कार्य करते हैं, घरों में छोटा मोटा उद्योगों से संबंधित कार्य करते हैं, वो हो गए। और चौथा हो गया भैया अन्य श्रमिक। अब यहां पर देखो इनकी जनसंख्या कितने प्रतिशत है, कृषक और कृषि मजदूर। भैया आपने प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र ये अपने पढ़ा था, ठीक है। अब यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भारत की क्रियाशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। क्यों, क्योंकि कृषि और कृषि मजदूर, ठीक है, ये प्राथमिक क्षेत्र में काम करने वाले हो गए। तो इनका टोटल ध्यान रखना भैया आप, कितना प्रतिशत है, 54.6%। ये कौन से क्षेत्र के हैं, प्राथमिक क्षेत्र के हैं। और कितनी जनसंख्या है इनकी, 54.6%। दूसरा है भैया घरेलू औद्योगिक श्रमिक, उद्योग धंधों से संबंधित हो गया, इसका मतलब है कौन सा क्षेत्र हो गया, द्वितीय क्षेत्र। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र का मतलब जहां कच्चे माल को पक्के माल में तब्दील किया जाता है, विनिर्माण उद्योग। तो यहां पर भैया इनकी संख्या कितनी है, 3.8%। और अन्य श्रमिक जो है इनकी संख्या जो है वो कितनी है, 41.6%। और यह कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, अपने तृतीय के क्षेत्र। ठीक है, अब यह अपने इस बुक में, ये सॉरी इस चैप्टर में अपने एक टॉपिक और रहा है, वह है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखो इसमें हालांकि आप सब जानते हो, कोई विशेष बात नहीं है कि अपने भारत में जो महिलाओं की जो कंडीशन है, चाहे से सामाजिक कंडीशन हो, चाहे शैक्षिक कंडीशन हो, चाहे आर्थिक कंडीशन हो, चाहे राजनीतिक कंडीशन हो, कोई भी कंडीशन हो, वह एक प्रकार से डाउन है। महिलाओं की स्थिति जो है वो पुरुषों के मुकाबले काफी पिछड़ी हुई है। तो महिलाओं को भैया पुरुषों के समान अधिकार दिलाने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है, इनके द्वारा अपने हरियाणा के पास में एक मैदान, हरियाणा के पास में एक जगह भी है, इसका नाम है पानीपत। इस पानीपत के मैदान से भी या इस पानीपत नामक स्थान से 22 जनवरी 2015, डेट ध्यान रखना भैया, 22 जनवरी 2015, 22 जनवरी 2015 को एक अभियान का प्रारंभ किया था। उसी अभियान का नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। डेट ध्यान रखना 22 जनवरी 2015 को। और आज डेट कितनी है भैया, 23 आज। और मेरे ख्याल से आज आपके बालिका दिवस भी है। ठीक है, तो यह आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की। ओके भैया, दैट्स ऑल।